आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो पेपर चल रहा है वह है एकांकी साहित्य, जिसमें से हमने पहली पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि महिला एकांकी। इसके पूर्व हमने पाठ्यक्रम में आपको बताया कि आपको दो किताबें या पाठ्य पुस्तकें इसके लिए रखी गई है। एक है एकांकी नए पुरानी और दूसरी है प्रतिनिधि महिला एकांकी, जिसमें से हमने जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि महिला एकांकी, इसको हमने लिया था और आज इसकी अंतिम एकांकी आपके सामने हम उसका कथानक को रखेंगे। एकांकी का शीर्षक है कमाई किसकी, और इसको लिखा है या इसकी एकांकिकारा है, लेखिका है डॉक्टर सुशीला कपूर। जैसे कि इसके पूर्व हमने देखा कि पहले हम एकांकी के आरंभ में जो रचनाकार होता है, एकांकीकार है, उनका परिचय हम देते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सुशीला कपूर जी का परिचय हम देते हैं और आपके अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो है आपको इसमें जो पात्र आए हैं उनका भी परिचय करवा देते हैं, ताकि आपके सामने यद्यपि ये रहता है तो आपको समझ में आ जाता है। कमाई किसकी, आपके स्क्रीन पर शायद ये दिख रहा है। सुशीला कपूर जी की यह एकांकी है। इनका जन्म मुंबई में हुआ। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में आप विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं। महिला रचनाकारों की संस्था हिंदी लेखिका संघ की आप अध्यक्षा हैं। कविता, कहानी, उपन्यास तथा नाटक साहित्य में आप अपना योगदान प्रदान करती रही है, अर्थात आपका आधुनिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपके जो चर्चित नाटक हैं उनमें प्रमुख है पीले रंग और रंग बिरंगे पीले पात आदि जो है आपके नाट्य या नाटक अत्यधिक प्रसिद्धि पा चुके हैं। प्रस्तुत एकांकी जो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है और विशेषकर यह इस प्रकार की समस्या को लेकर लिखी गई है जो नौकर पेशा स्त्री है। नौकर पेशा स्त्री मतलब कि जो महिलाएं नौकरी करती है या वेतन पाती है, उनकी भी क्या क्या समस्याएं होती है। आधुनिक युग ने ये तो महत्वपूर्ण योग दिया है कि महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला का सबलीकरण हुआ है और आज वो पुरुषों के बराबर जो है कार्य कर रही है। लेकिन कुछ एक परिवार में इनको भी जो है कई समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है और उसी दृष्टिकोण से यह एकांकी लिखी गई है। एकांकी की जो प्रमुख पात्र है वो है कनक प्रभा, जो बालिका विद्यालय में एक शिक्षिका है। और उसके बाद नंबर 2 हीरालाल शर्मा जी, जो कनक प्रभा के पति हैं। उसके बाद आएगा मंजुला मलिक, जो कनक प्रभा की पड़ोसी है। सत्येंद्र हीरालाल शर्मा के मित्र हैं, पेशे से वकील हैं। लीलावती सत्येंद्र की पत्नी है। यही पात्र जो है इसमें आए हैं। समस्या मूल क्या है? वही जो नौकर पेशा स्त्री है और आर्थिकता की दृष्टि से भले ही समाज को, लोगों को लगता हो कि यह आर्थिकता की संदर्भ से ये संपन्न स्त्री है या परिवार है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसी को बताने की कोशिश, इसी मूल समस्या को लेकर सुशीला कपूर जी ने यह एकांकी लिखी है, कमाई किसकी। जाहिर बात है, जो हम कमाते हैं, जो वेतन पाते हैं, उस पर अधिकार किसका है?
इसी कारण शीर्षक इस एकांकी का दिया गया है कमाई किसकी। देखिए एकांकी का आरंभ होता है, पूरी एकांकी पूरे हम केवल आपको आज जो है कथानक इसका बताएंगे। एकांकी शुरू होती है कि हीरालाल शर्मा का जो बैठक है कमरा है, मतलब उनका घर है कनक प्रभा और हीरालाल शर्मा जी का, और उसी कमरे में जो है कनक प्रभा बाहर से आती है। कनक प्रभा कौन है? वो बालिका विद्यालय की एक शिक्षिका है। जाहिर बात है इसको वेतन मिलता है, ताकि हम कहते हैं कि कमाई वगैरह ये करती है। बाहर से आती है, पर्स वगैरह कुंती पर लगा देती है और फिर क्या है और पत्र वगैरह पढ़ने को लगती है। पत्र सहसा जो है उसके भाई ने भेजा है। अब इसके लिए मैं और एक बात आपको कहता चलूं कि कनक प्रभा की जब शादी हुई है, उनके पिता का देहांत हो गया है और कनक प्रभा ही घर में सबसे बड़ी है, और वो चाहती है कि उसके भाई और बहन जो है वो खूब पढ़े, विशेषकर उसका भाई जो भी 10वीं की कक्षा पास है, और वो चाहती है कि ये बड़ा बने, या इसका पिताजी चाहते थे कि वो वकालत करे या वकील बन जाए। अब जाहिर बात है पिता की मृत्यु के पश्चात ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो कनक प्रभा पर आ जाती है। और जबकि कनक प्रभा का विवाह हो गया है, असल में यही मूल समस्या है, एकांकी की जो मूल समस्या है ये यही है। और उसमें और क्या है कि कनक प्रभा का जो पति है हीरालाल शर्मा, ये कुछ काम करता नहीं है। काम करता नहीं है मतलब ये कोई नौकरी वगैरह पर ये नहीं है, मतलब जो कनक प्रभा कमाती है, जो कनक प्रभा की कमाई होती है उसी से घर परिवार चलता है। अब इस कनक प्रभा पर दोहरी जिम्मेदारी आती है कि अपने स्वयं का घर भी चलाए, और जब भी आर्थिक सहायता यद्यपि लगती है अपने मायके के लिए, वहां पर भी इसको देखना पड़ता है। और कोई भी पुरुष ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी अपने मायके को पैसे भेज रही है या बहुत कुछ लगा रही है या दे रही है। जो लालची पुरुष होता है वो चाहता है कि पूरी कमाई ये मुझे ही ला कर दे, जबकि कानूनन, या मैं कानून की बात भी यदि ना कहूं तो नैतिकता की दृष्टि से उतना अधिकार उसकी कमाई पर होना चाहिए जो व्यक्ति खुद कमाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, क्योंकि भाई का पत्र आया है और भाई ने लिखा है कि तुम चली गई, बहुत दिन हो गया, पत्र नहीं लिखी है ना, और मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है, मुझे तुरंत पैसे भेज दो, बहनों की भी फीस भरना है ना, माँ भी परेशान रहती है। और इसी सोच की वजह से क्या करती है कनक प्रभा, मनी ऑर्डर फॉर्म भरना शुरू कर देती है। उतने में हीरालाल शर्मा वहां पर आते हैं और वो अभी जो है वो चिट्ठी को पढ़ लेते हैं, और यहीं से जो है दोनों का वाद विवाद शुरू हो जाता है। ये वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि कहते हैं कि क्या जरूरत है तुमको पैसे देने की वगैरह, है ना, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम जो है उधर पैसे खर्च करो। अब विवाह आपका हो गया है। देखिए भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता या संस्कृति में पता नहीं क्यों लोग जो है इस पर ही ज्यादा जोर देते हैं कि तुम्हारा अब क्या है, अब वहां पर कोई अधिकार नहीं है, अब जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा है, मतलब उसके पति का होता है। या हीरालाल शर्मा कहते हैं ये जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा है। वो कहती कि ऐसे कैसे, है ना, मैं कुछ पैसे कमा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तो मैं अपने मर्जी से अपने भाई को दे दूं। वो कहता है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, और तुमने करना है। इसी बात का भतंगड़ बन जाता है। फिर हीरालाल शर्मा भी समझ जाता है कि नहीं, ये मैं अगर सीधा कहूँ तो ये थोड़ा नाराज हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, एक साड़ी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दी है। वो कहती नहीं नहीं छोड़ दो, साड़ी वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि तो भाई के लिए इस महीने पेमेंट देना है, पैसा देना है, 2 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला है। तो इसी पर तकरार इतनी अधिक बढ़ जाती है। फिर वो सोचती है कि मेरे नौकरी करने का फायदा ही क्या है, अगर इस तरह से मुझ पर जबरदस्ती हो रही है, या मेरे पूरे वेतन को लिया जा रहा है, मेरे कमाई को वो लिया जा रहा है, तो मैं नौकरी क्यों करूं, क्यों मैं दूसरे की जो है गुलाम हो जाऊं, मैं कल ही नौकरी छोड़ देती हूँ।
इस पर जो है दोनों की अत्यधिक बहस हो जाती है ना। तो वो भी कहता है कि मैं जो है तुम्हारे इस बंदर भुड़की को डरने वाला नहीं हूँ। यदि घर पर बैठे बैठे रोटियां तोड़नी है मुफ्त की तो अपने मायके चली जाओ, है ना, वहां रहकर भी तुम कमा सकते हो, जाओ। अक्सर यही होता है परिवार में। बेचारी स्त्री कुछ कर नहीं पाती, है ना, ज्यादा कुछ हो जाता है तो पति कह देता है तो देखो तुम जो है तुमको मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि भी तुम नहीं मानोगी, मैं जैसे कहता हूँ वैसे नहीं चलोगी, तो तुम अपने मायके जा सकती हो और आने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पर तुम रहो, है ना। इस प्रकार से प्रत्येक अधिकांश परिवार में ये चीजें देखी जाती है। जब पति पत्नी में झगड़ा हो रहा होता है ना, उतने में जो है वहां पर मंजूला आ जाती है। मंजूला जो कनक प्रभा की सहेली है, और वो दोनों के वहां पर संवाद चलते हैं और ये रूट कर जो है हीरालाल शर्मा वहां से चले जाते हैं। तो काफी गर्म बहस जो है दोनों में हो जाती है, दोनों में काफी झगड़ा जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पर मंजुला प्रवेश करती है और मंजुला जो है अक्सर कनक प्रभा को देखकर ये सोचती है, या उसके जीवन शैली को देखकर ये सोचती है और कहती भी है कि बहन तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें जो है पैसों के लिए अपने पति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ती, वरना हम देखिए, है ना, हमको तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तुम कितनी कितनी जो तो सुखवान हो, भाग्यशाली हो कि तुम खुद कमाती हो, तो तुम अपने अधिकार से पैसा खर्च कर सकती हो। जबकि यह जो है मंजुला को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, घर में क्या भी वातावरण हुआ है, किस प्रकार का झगड़ा हुआ है। तो कनक प्रभा मंजुला से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें क्या पता ना कि किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है एक कमाने वाले स्त्री को भी, नौकरी पेशा स्त्री को भी कितनी अधिक यातनाएं सहन करनी पड़ती है। मुझे बहन कोई अधिकार नहीं अपने ही पैसे खर्च करने का। वो कहती क्या बात कर रही हो, अरे मैं तो तुम्हें जो है मैं अपने भाग्य को कोसती थी और कहती थी कि तुम कितनी अच्छी हो, हा? काश मैं भी तुम्हारे समान कमाती होती तो पैसे पैसे को श्रीमान को निहारती नहीं। पर तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि जैसे नौकरी भी आर्थिक स्वाधीनता का सही हल नहीं है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं एकांकी की। मंजुला कह रही है, क्या कहती है कि नौकरी भी आर्थिक स्वाधीनता का सही हल नहीं है। आर्थिक स्वाधीनता या आर्थिक आजादी जो है ये नौकरी से भी नहीं मिलती है। मतलब जब तक समाज नहीं बदलता, जब तक समाज के मूल्य समाज में रहते हुए व्यक्तियों का विचार जब तक नहीं बदलता, तब तक महिला आजाद नहीं हो पाती, वह स्वतंत्र नहीं है। इसलिए वो कहती है कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि आर्थिक स्वाधीनता तो पैसों के लेकर आजादी, आर्थिक स्वाधीनता जिसको कहते हैं, लेकिन वह भी हल नहीं है जब तक समाज में ही स्त्री पुरुष को समान अधिकार की मान्यता नहीं दी जाती। क्योंकि तो अक्सर समाज इस प्रकार की मान्यता नहीं देता है। भले ही आधुनिक युग में स्त्री पुरुषों के भांति काम कर रही है, लेकिन आज भी समाज में यही मान्यता है कि पुरुष जो है वो ऊंचा होता है, स्त्री उससे निम्न स्तर की होती है। घर का करता धरता पुरुष होता है, स्त्रियों को उसमें, इस परिवार में, उस जीवन में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जो कुछ पति कहता है चाहे सच हो गलत हो, वो तुमको सुनना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। उसी कारण यह यहाँ पर जो है पंक्तियां आई है। उतने में जो है वहां पर लीलावती आती है। लीलावती और उसका जो पति है सत्येंद्र जो वकील है वो आ जाता है, और जैसे ये मंजुला और कनक प्रभा की बातें ये दोनों सुनते हैं, पति पत्नी सुनते हैं, तो क्या बात हो रही थी भाई, कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है क्या, है ना, इतनी बहस जोर से चल रही है। मंजुला कहती नहीं नहीं हमारी हमेशा की बातें, एक घर संसार की बातें। कहता नहीं नहीं, सत्येंद्र जो व्यवसाय से वकील है, और वकील जो है बहुत होशियार होता है, होनहार होता है ना, वो समझ जाता है, भाग जाता है उस वातावरण को, जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा जैसे हुआ है। कहता कि बताओ क्या है। तो कनक प्रभा कहती ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन मैं जो भी पूछूंगी उसका सच सच उत्तर देना, भले ही आप मेरे पति के मित्र हैं,
ये मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ, समाज, नैतिक मूल्य, ये सबको मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या उस सवाल का तुम जवाब दोगे? कहते कि बताओ क्या सवाल है? कहते कि सवाल है लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, एक ही वाक्य में जवाब देना पड़ेगा। तुम जो है एक पार्शल होकर, एक अलग होकर जो है जवाब देना है। इसमें कोई संबंध नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे मित्र जो है हीरालाल शर्मा है और मैं उनकी पत्नी हूँ। तो सत्येंद्र कहते नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, जो चाहे मुझे पूछ लीजिए, है ना? और इस तरह की जो है बनावटी बातें मत कीजिएगा, जो भी सवाल है आपके मन में वो जो है मुझसे पूछिए। फिर भी कनक प्रभा कहती है देखिए तुम वकील है ना, तुम बात का बतंगड़ बना देते हो, उसमें से कई चीजें, बात में से कई चीजें खोज लेते हो। कहता कि नहीं नहीं, अरे बताओ, जो भी आपका सवाल है बताओ, मैं हो सका तो सहायता करूंगा। तो वो कहती ठीक है ना, मेरा हमारा जो विषय चल रहा था, हमारी जो बातचीत चल रही थी मेरी और मंजुला की, वह यह थी कि कमाई किसकी। हमारी केवल सामान्य बात चल रही थी कि कमाई किसकी, मतलब जो कमाता व्यक्ति कमाता है या कमाई पर अधिकार किसका, इसलिए वो कहती है कमाई किसकी। वकील साहब सुनते कहते अरे मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा सवाल होगा ना, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, खुदा पहाड़ निकला चूहा, बोला इतनी सरल समस्या है और इसका समाधान या उत्तर भी बहुत सरल है। कहते कि क्या है बताओ, इसका उत्तर क्या है, मैं भी तो सुनूं। कनक प्रभा कहती है, वो कहता लीजिए भाभी, 1 मिनट में आपकी समस्या दूर कर देता हूँ। आपका प्रश्न क्या है, कमाई किसकी? बहुत सीधा उत्तर है, 2 ही शब्दों में उत्तर है ना? अरे सीधा सीधा जवाब है, हा? क्या है, कमाई उसकी जो कमाए उसकी। कमाई किसकी? कमाई पर अधिकार किसका? जो कमाता है उसका। उसको लगता है पुरुष के संदर्भ में बात चल रही, इसलिए सत्येंद्र जो है अनायास ही कह देता है कि हाँ जो कमाता है उसी का अधिकार उस कमाई पर होता है। कनक प्रभा कहती आप सत्य बात कर रहे हैं ना, आप सही कह रहे हैं है ना, या मेरी बात या मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं? कहते नहीं नहीं सही कह रहे हैं। फिर वो जो है अपने अपनी बात, अपने पति की बात उसको कहती है कि लेकिन ये नहीं मानती है ना, मैं जो खुद भी पैसे कमाती हूँ वो मैं अपने मायके कुछ एक भेज देती हूँ, तो इनको बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी मित्र है, तुम उनको समझाइए कि कमाई पर मेरा भी अधिकार है। अब सत्येंद्र परेशान हो जाता है क्योंकि वो हीरालाल शर्मा का अच्छा मित्र है ना। कहता कि हमारी, वो कहती भी है सत्येंद्र से कि हमारे आए दिन झगड़े होते हैं, हालांकि उनका भाई जब भी घर पर आता है रहता है मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अब मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मेरा भाई है उसको भी तो कुछ लगता है, कमाना चाहिए, उसमें भी बड़ा बनना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, और मैं घर से बड़ी हूँ इसलिए मैं जो कमाती हूँ उसमें का कुछ एक हिस्सा जो है अपने भाई को मैं दे देती हूँ। लेकिन सत्येंद्र भी जो है उसी उसी इसी समाज का एक अंग है, एक अंग है जो पुरुष प्रधान संस्कृति को मानता है। हर एक पुरुष ऐसे ही हमको दिखाई देता है सार्वजनिक समाज में। इसलिए कहा तो सही कि कमाई पर अधिकार उसका जो कमाता है, लेकिन जब बात अपनी ही आती है, जब अपने मित्र की बात आती है तो कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे झगड़ा होता रहता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे वो समस्या को सुलझाने लगता है और वो भाभी से कहता है या कनक प्रभा से कहता है कि तुम क्या कर लो, ठीक है तुम्हारा झगड़ा होता है, पहले हीरालाल शर्मा ऐसे नहीं थे, पहले आपके जो मायके को है या मायके के सदस्य को ये अच्छी तरह से बातचीत वगैरह करते थे, इनका व्यवहार भी उनसे बहुत अच्छा था। तो तुम एक काम करो कि अपना अप्रोच बदलना। बहुत बार होता है जब हमें अहम आता है, जब हमें गर्व आता है तो घर का सत्यानाश हो जाता है, परिवार टूट जाता है, संसार उद्ध्वस्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। जब हम अहम की बात करते हैं, जब हम गर्व की बात करते हैं, या जब हमें एटीट्यूड आता है, अप्रोच आता है जो गलत होता है। हाँ क्या है, कैसे है, अगर इस तरह से आपके परिवार के सदस्यों को आप नियमित बात करोगे तो वह भी आपका विरोध करना आरंभ कर देता है। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक घटना के लिए परिवार के सदस्यों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, डांटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कभी कभार हमको भी अपने स्वभाव को बदलना आवश्यक है।
इसीलिए इसलिए सत्येंद्र कहता है कनक प्रभा को कि तुम्हारा अप्रोच बदलिए। जैसे ही आपका वेतन जब मिलता है, आपकी कमाई जब होती है या सैलरी जब मिलती है, तो तुम क्या करो, वो पैसा पूरा हीरालाल शर्मा के हाथ में दे दो और उनको मीठी मीठी बात करके भावनाओं में लाकर जो है पैसे उन्हीं से निकालो। वो डर जाती कनक प्रभा, कहती अरे तुमको मालूम है इनकी आदत कैसी है, हीरालाल शर्मा जी की, है ना, पति की, इनकी मतलब पति की। क्योंकि हमारे पास यहाँ भारतीय समाज में अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्या नहीं लिया जाता, ये अलग है, अंधविश्वास है, खैर उस पर हम नहीं आते। लेकिन वो कहता है कि हमारा जो है कि अंधविश्वास, ये सारी चीजें आती है, इसको हमको छोड़ देना है। और वो कहता है कि देखिए तुम्हारा अप्रोच बदलिए और उस अप्रोच बदलने से ही कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। और क्या कर लो, तुम अहम को दूर कर लो और पैसे जो है वो गलत हीरालाल शर्मा के हाथ में दो और उन्हीं से पैसे ले लो। उधर जाती कहती नहीं देगा, नहीं कहती कि दे दो, मैं क्या करता हूँ मुझे देखिए। हालांकि जो सत्येंद्र की जो पत्नी है वह भी लीलावती भी वहीं पर है। वो कहता कि मैं तो श्रीमान जी के पास में पूरे श्रीमती को पैसे दे देता हूँ और जो भी चाहे मैं उनसे ले लेता हूँ, उतना ही नहीं, मैं जितना देता हूँ उनसे ज्यादा पैसे मैं उनसे ले लेता हूँ। अब जैसे ही लीलावती उसको देखती कहती क्या तुम मुझे अब तक बना रहे थे, है ना, उसका राज खोल देता है। लेकिन फिर भी जो है वो अपना अप्रोच बदलने के लिए कहता है। कनक प्रभा इस बात को थोड़े अच्छे ढंग से विचार करती है या सोचती है कि हाँ ठीक है, मुझे इसी प्रकार से सोचना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन आ जाए ना, परिवार में या हीरालाल शर्मा जी के भी इसमें कोई परिवर्तन आ जाए। कहती कि ठीक है भाई साहब, मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ। और फिर जो है ये दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं, सत्येंद्र और लीलावती। कहते जाओ, कहती नहीं नहीं रुकिए, चाय नाश्ता होगा, कहते नहीं बाद में, कहते कि रुकिए ये आते ही होंगे। लेकिन वो कहता नहीं नहीं, मैं जानता हूँ हीरालाल शर्मा को, बहुत गुस्से वाले व्यक्ति है, शायद वो जल्दी नहीं आएंगे। वो कहता है क्या तुम्हें मिलकर गए हैं, कहता नहीं नहीं, मैंने जो अभी देखा है, मैंने ऑर्डर, ये सारी चीजें देखकर मैं हीरालाल शर्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ, शायद वो जल्दी नहीं आएंगे। नमस्ते भाभी जी कहकर दोनों चले जाते हैं। उतने में वहां पर जो मंजुला है वह भी जो है वहां से चली जाती है। फिर ये कनक प्रभा जो है एकांकी का अंतिम छोर जैसे यहाँ पर चल रहा है। अब वहां पर सभी चले गए हैं और कनक प्रभा जो है मनी ऑर्डर फॉर्म को पकड़े हुए सोचती है कि सचमुच मुझे बदलना चाहिए क्या, मेरे अपने अप्रोच को, अप्रोच हम जो बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, देखिए दो चीजें होती है सोचने की, जीवन जीने की। एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच कहा जाता है। तो हमको सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर यद्यपि हम चलते हैं, कई परेशानी आएगी, समस्याएं आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं आएगी। तो फिर सत्य जो है हमेशा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा सच ही साबित होता है। तो वह भी सोचती है, मैंने ऑर्डर जो भरने के लिए दिया था उसने भाई को भेजने के लिए पैसे, वैसे ही रख देती है, कहती कि आज मैं नहीं भरूंगी। वकील साहब कहते हैं कि मेरी अप्रोच गलत है। फिर घड़ी देखती है, बहुत देर हो गया, ये अभी आए नहीं है। सच पहले तो वो ऐसे नहीं थे, तो क्या मेरे व्यवहार में उनके अहम को चोट पहुंचाई है? सच कुछ आज मैं व्यर्थ इनसे आती ही उलझ बैठी। फिर आज तो मेरी साड़ी खरीदने के लिए पैसे मांग रहे थे, फिर हाथों से मुंह ढकती है, फिर सोचने लगती है क्या मैं सचमुच ही बदल गई हूँ? हो सकता है, लेकिन ये भी होता है। एक बात हम यह भी कहना भूल गए थे कि जो महिलाएं काम करती है, कामकाजी जो महिलाएं हैं, उनके उनके रहन सहन में एक अहम आ जाता है, एक गर्व आ जाता है और वो अन्य महिलाओं से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगती है। यही अहम, यही गर्व है, उसको समाज से तोड़ देता है। यही गर्व, यही अहम उसको अपने परिवार से तोड़ देता है। यही गर्व, यही अहम उसको अपने पति से भी तोड़ देता है। तो सचमुच ही सोचती क्या सचमुच ही मैं जो है वह मेरी मेरी कारण उनके भी अहम को या उनके दृष्टिकोण को चोट पहुंची है। फिर जो है मुंह ढकती है
परेशान है ना, मैं कैसी हो गई हूँ। सहसा वो दरवाजे की ओर देखती है, ये भी अभी आए नहीं, मैं भी कैसी हो गई हूँ। हो सकता है कि गलती मेरी है, अभी तक क्यों नहीं आए। हाँ, आज तो उन्होंने चाय भी नहीं पी, जाकर देख लूं कहीं पड़ोसी की यहाँ तो नहीं बैठे हैं। भारतीय स्त्री ना, भारतीय मन जैसे मैंने कहा, भले ही वो बहुत बड़ी बन जाए, लेकिन अंत में उसके लिए उसका पति ही महत्वपूर्ण होता है। ये अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखे, अब तक ये विवाह टिक भी नहीं पाता, ये परिवार टिक भी नहीं पाता, लेकिन वो भारतीय संस्कृति में ही उनकी ताकत है। इतना मार वगैरह खाकर भी स्त्री जो है वट सावित्री की पूजा करती है और अगले जन्म में भी यही पति मिले, यही कामना करती है। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। अजीबोगरीब लेकिन सच है। इतना झगड़ा होने के बावजूद भी वो पति का रास्ता देख रही है। पति सच सच गलती तो मेरी है, मैं ही उनसे उलझ गई है ना। आज तक उन्होंने चाय भी नहीं पी है, सुबह से गए हैं, अब तक कैसे नहीं आए, मैं देखती हूँ कहाँ है कहाँ नहीं, है ना। इस तरह से वो देखती है, मनी ऑर्डर फॉर्म जो है पर्स में रख देती है और यहाँ पर एकांकी समाप्त हो जाती है। सहसा पर्दा यहाँ पर गिर जाता है। शायद एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये जो एकांकी की किताब थी, महिला प्रतिनिधि एकांकी, ये किताब जो है या पाठ्य पुस्तक में जितनी भी एकांकियां थी वो आज हमारी समाप्त हो गई। आज हमने अंतिम एकांकी देखी जिसका शीर्षक था कमाई किसकी। ये जो है कई समस्याओं को एक साथ जो है वो व्यक्त करने वाली एकांकी है। इसमें मुख्य रूप से नौकरी पेशा स्त्री की समस्या है, स्त्री की आर्थिक स्वाधीनता के आहत, पुरुष अहम, ससुराल और पीहर के बीच अपने उत्तरदायित्व को निभाने के प्रयास में दो पार्टों में स्त्री की मानसिकता, घर बाहर के दायित्वों की समस्या आदि का चित्रण एकांकी में सटीक रूप से हुआ है। पुरुष प्रधान संस्कृति ने आज स्त्री को कमाने का अवसर तो प्रदान किया, क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि आज के वर्तमान युग में ये इस एकांकी का निष्कर्ष है। इस एकांकी का जो सार है या इस एकांकी को का जो है मूल संवेदना है वो या मूल विषय जो है वो यही है कि पुरुष प्रधान संस्कृति ने आज स्त्री को कमाने का अवसर तो प्रदान किया, किंतु अपनी कमाई को अपने कहने का अधिकार उसको आज भी नहीं मिला है। यहाँ पर आकर हमें रुकना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार आपको दोहराता चलूं कि आज जो है हमने आपके जो पाठ्यपुस्तक की महिला प्रतिनिधि एकांकी, इन एकांकियों को समाप्त किया है। अगले पीरियड में जो नई एकांकी की किताब है, दूसरी पाठ्यपुस्तक है एकांकी नए पुराने, इनकी एकांकियों को हम आरंभ करेंगे। आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से आपको जो है तो एकांकियां जो अब तक हुई है उनके नाम आपको मैं गिनाता चलूं कि पहली जो एकांकी हमने ली थी वो थी डॉक्टर साहब भी अजीब है, जिसको लिखा था स्वरूप कुमारी बख्शी जी ने। दूसरी एकांकी एक और थी जिसकी लेखिका थी एकांकीकार थी शांति मेहरोत्रा। उसके बाद हमने देखा जान से प्यारे जो ममता कालिया द्वारा लिखित एकांकी रही है। उसके बाद हमने एक एकांकी देखी उष्मा जो मृदला बिहारी जी की एकांकी थी। इसके बाद हमने एकांकी देखी कलाकार और नारी जो लीला मिश्रा द्वारा लिखी गई यह एकांकी थी। किस प्रकार कलाकार वगैरह होते हैं या किस प्रकार से स्त्री जो है बह जाती है उसका उत्कृष्ट जो है चित्रण उस एकांकी में हुआ था। उसके बाद की एकांकी हमने देखी कपिल वस्तु की राजवधु जो ऐतिहासिक एकांकी है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन पर आधारित ये एकांकी थी जो क्या कहेंगे कि यशोधरा के जीवन और उसकी समस्याओं को चित्रित करती हुई ये एकांकी थी। उसके बाद आज जो हमने एकांकी देखी वो थी कमाई किसकी जो सुशीला कपूर जी की ये एकांकी थी। मैं समझता हूँ आपको समस्त एकांकियां समझ में आ गई होगी। जब भी एकांकी आपको समझ में ना आए हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो यूट्यूब पर जो लिंक होती है वो लिंक साझा कर रहे हैं। जब भी हम उस लिंक को डाल देते हैं आपके सुविधा के अनुसार जब भी आपको समय है इस एकांकियों को बार बार देखिए, उस वीडियो को बार बार देखिए, हो सके तो हेडफोन लगाकर जो है इस एकांकियों को सुनिए और एक पेन और एक कॉपी लेकर जो है ये कहा एकांकी के जो पात्र आते हैं
उनको लिखिए, एकांकी का नाम, एकांकिका का नाम, पात्र और उसकी मूल समस्या क्या है इसको लिखिए, ताकि हमारे लिए आगे भी एकांकियां अच्छी तरह से समझ में आ सकेगी। संभवतः आपकी जो परीक्षाएं हैं जुलाई के अंत में या अगस्त में हो सकती है, इस दृष्टि से आपको जो है अभी से एक वीडियो जो है अच्छी तरह से आपको देखना है। यद्यपि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ अब मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एकांकी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।